Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Economic Reforms, Session 18. Topics to be covered include need for new economic policies, liberalization, privatization and globalization, trade policy reforms, financial sector reforms, assessment and impact of economic reforms. Need for new economic policies. During the 4 decades of deployment planning, the Indian economy used the public sector as the engine of growth. As a result, the area of operation of the public and the private sector were demarcated in the industrial policy of 1956, and accordingly the industries were classified into those in which the public sector alone could undertake the investment and those in which the private sector was allowed. 4 decades में इंडियन इकोनॉमी एक पब्लिक सेक्टर को यूज किया ताकि जो ग्रोथ है वो अचीव कर सके. एज अ रिजल्ट जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वो डिमार्केट हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, और अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड हुई पब्लिक सेक्टर में. जो इनिशियल स्टेज था इंडियन डेवलपमेंट का उसमें क्लासिफिकेशन हुई जो बहुत यूजफुल थी. पब्लिक सेक्टर ने अंडरटुक किया इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में. Secondly, under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, the government had prohibited big business to undertake lumpy investment. Thirdly, it was argued that while the government prevented private sector monopoly, it permitted public sector monopoly in a number of important areas. Fourthly, Indian industries had failed to imbibe in modern technology and thus could not make rapid progress. MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices के अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज की मोनोपोलीज थी. थर्डली, जो गवर्नमेंट था उसने प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली को प्रिवेंट किया और पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को परमिट किया. फोर्थ, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी मॉडर्न नहीं थी, वो एब्सोल्यूट थी और आउटडेटेड थी. Liberalization, privatization and globalization. The term liberalization refers to measures adopted for removing the excessive regulatory framework of controls and licenses which acted as shackles on free enterprises. Liberalization basically measures हैं जो adopt किए गए हैं ताकि एक्सेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिमूव किया जाए. इंडिया में डेवलप किया गया लाइसेंस परमिट राज. कुछ ऑब्जेक्टिव थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अबॉलिश करना, और फिर 18 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थी, पर ये 18 इंडस्ट्रीज जाके रिड्यूस हो चुकी हैं 3 इंडस्ट्रीज में. प्राइवेटाइजेशन. Privatization is a process of transferring ownership and operation of the state-owned or public sector undertaking to the private sector.
प्राइवेटाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है ओनरशिप और ऑपरेशन को ट्रांसफर करना स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं इसके। पहला है ओनरशिप मेजर्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स और तीसरा है ऑपरेशनल मेजर्स। जो ओनरशिप मेजर्स है पब्लिक एंटरप्राइज का, वो ट्रांसफर हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव या कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये 4 फॉर्म्स होते हैं इसका। पहला आता है टोटल डीनेशनलाइजेशन, इसमें 100% ट्रांसफर होता है ओनरशिप का पब्लिक एंटरप्राइज से प्राइवेट एंटरप्राइज तक। दूसरा है जॉइंट वेंचर, जिसमें पार्शियल ट्रांसफर होता है ओनरशिप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर में। तीसरा है लिक्विडेशन, इसमें सेल हो जाती है पब्लिक एंटरप्राइजेस की एसेट्स की। और चौथा है वर्कर्स कोऑपरेटिव, एक स्पेशल फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो ओनरशिप होती है पब्लिक एंटरप्राइज की वो ट्रांसफर हो जाती है वर्कर्स को, जो कि कोऑपरेटिव वर्कर्स कोऑपरेटिव क्रिएट करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स में कुछ लिमिट है, जैसे होल्डिंग कंपनी, लीजिंग। तीसरा है ऑपरेशनल मेजर्स, ये इंप्रूव की जा सकती हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशनल मेजर्स है, जैसे ऑटोनॉमी ग्रांट करके डिसीजन मेकिंग में, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है अगर वर्कर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं। ग्लोबलाइजेशन, द बेसिक पर्पस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। Globalization primarily refers to the 4 basic components as follows. Globalization का मतलब है इंटीग्रेट करना इकोनॉमीज को। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसका, जैसे कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना गुड्स और सर्विसेज का नेशनल बाउंड्रीज में, नेशनल स्टेट्स में और दूसरी कंट्रीज में। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था, जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको रिड्यूस किया जाए, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिम पॉलिसीज हैं उनको रिमूव किया जाए, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की जाए, एक्सचेंज रेट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाए और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको इनकरेज किया जाए। Trade policy reforms. With the economic reforms package initiated by the government in 1991-1992, trade reforms constituted in part because it was the critical balance of payment problem in 1991 that triggered economic reforms. The changes constituted the following measures: devaluation and convertibility of the rupee, liberalization of imports, rationalization of tariff structure, import by export houses and trading houses, simplification of export promotion, capital goods, EPCG scheme, EOUs, EPGZs and SEZs. Economic reform package जो इनिशिएट हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू 1991-1992 में, उसमें ट्रेड रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हुए, लिबरलाइजेशन हुआ इंपोर्ट ट्रेड का और इकोनॉमी ओपन हुई, इंटीग्रेट हुई वो ग्लोबल मार्केट्स में। जो चेंजेस हुए वो इस तरीके से हुए, पहला था जो इंडियन रुपी था वो पेग्ड हुआ यूएस डॉलर, बाउंड स्टर्लिंग में, डॉच मार्च में, फ्रेंच फ्रैंक में और येन में। वो डीवैल्यूएट हुआ बेसिकली 2 स्टेजेस पे। इंपोर्ट्स का लिबरलाइजेशन हुआ, ओपन जनरल लाइसेंस इनहांस्ड हुआ
एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू और ट्रेडिंग हाउसेस के थ्रू भी इंपोर्ट हुआ। ईपीसीजी स्कीम जो थी वो सिंप्लीफाइड हुई 1994-1995 में, और ईओयू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स थी वो रिकॉग्नाइज की गई एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं जो इनक्लेव्स फॉर्म करते हैं, जो सिचुएटेड होते हैं सी पोर्ट्स पे या एयरपोर्ट्स पे। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसमें हर कोई फ्री है किसी भी प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट से, चाहे प्रोडक्शन में चाहे जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जहाँ लोकेट हो रही हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं कुछ रूल्स से और रेगुलेशन से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गवर्न करती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। A vibrant, efficient and competitive financial system is necessary to support the structural reforms in an economy. With the economy becoming increasingly market-driven and engulfed by a competitive environment, there is a need for matching and dynamic response from the financial sector. Another important step taken was deregulation of the interest rates and lending transparency to the transactions in the money market. एक वाइब्रेंट, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट हुआ ताकि वो सपोर्ट कर सके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को एक इकोनॉमी में। अप्रैल 1988 में डिस्काउंट ऑफ फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सेटअप हुआ जिसका मेजर फंक्शन था इंडियन मनी मार्केट में एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट करना जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और ऑल इंडिया सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड थे। The objective was to widen the range of money market instruments and providing the investors greater flexibility in the development of short-term funds. ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए जाएं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म फंड्स ऑफर करते हैं वन पीरियड के लिए, और कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये इसके एग्जाम्पल हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन मल्टीपल्स ऑफ 25 लाख। ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो भी हेल्ड किए जा सकते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लाई करना होगा। असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएट हुआ 1991 में और ऑलमोस्ट ये बहुत सारी ईयर्स कंप्लीट कर चुका है अब तक। जो चेंजेस देखे गए वो है कि ग्रोथ रेट हाई इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं, जो पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है वो रिड्यूस हुई है, इक्विटी को प्रमोट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो 1980-81 से लेकर 1990-91 में 5.6% था। पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है। Now we have certain questions. Do it yourself. First is list the two sectors in which the growth rate of industrial production was higher in the post-reform period and the two sectors in which it has been the other way around. Second is what do you mean by privatization, liberalization and globalization. That's all for this session. Thank you.